आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेवीएम आर्किटेक्चर इन डिटेल्स। तो अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जावा के कोर के बेसिक कम से कम कवर कर लिया है। अब हम लोग का जिम्मेदारी है डीप डाइव करना हाउ जावा वर्क, मतलब हाउ जेवीएम वर्क स्पेशली। तो चलिए मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने टीचिंग पैनल में। और देखिए हम लोग अभी तक के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग टू डिफरेंट चीज को कवर अप कर चुके हैं पहले भी। वो क्या है, सबसे फर्स्ट में वो हम लोग का है आपका जेडीके, जेआरई और जेवीएम। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं तो प्लीज जाइए प्रीवियस वीडियो, मतलब बहुत स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड वीडियो होगा, उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग को पता था क्या कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो वो डॉट जावा फाइल में लिखते हैं। जावा के सोर्स फाइल जिसको कहा जाता है, जहां पर हम लोग का सारा कोड प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में पैकेज को मैं अगर एक्सपेंड करता हूं तो ये देखिए, मान लेते हैं ये टेस्ट में, तो ये हम लोग का टेस्ट डॉट जावा फाइल, ये हम लोग का क्या है, सोर्स फाइल है। तो ये सोर्स फाइल हम लोग का सारे के सारे सोर्स, मतलब ये जावा कोड को कंटेन करता है। तो उसको आइडियली क्या किया जाता है, सबसे फर्स्ट में आपका ये कंपाइलर जावा सी, ये जो कंपाइलर है इसको क्या करता है, कंपाइल करता है और इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, डॉट क्लास फाइल से। और ये सारे चीज के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें भी कोई नया चीज नहीं है। ये जो भी काम किया गया अभी तक कंपाइलर के द्वारा, ये सब क्या था, ट्रेलर। ये सब क्या था, ट्रेलर। अब जो होगा यहाँ पर जो जेवीएम का आर्किटेक्चर होगा, जहां पर ये कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये अब शुरू होगा ओरिजिनल आपका फिल्म, जिसको हम लोग देखेंगे आराम से बैठ के। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं ये मूवी का, और इसमें इंटरवल आएगा, चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर जो भी नोट्स बना के रख दिया है ये आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर टीचिंग पैनल में सारे आर्किटेक्चर डायग्राम को यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए एक बार हम लोग का डॉट क्लास फाइल तैयार हो गया, कैसे हुआ पता है आप लोग को। तो सबसे पहला जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता है वो लिया जाता है आपका क्लास लोडर के द्वारा। आपका ये जो जेवीएम है, ये आपका जेवीएम का, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका कुछ जेवीएम, और ये जो जेवीएम है इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। सबसे फर्स्ट होता है क्लास लोडर। फिर क्या होता है कि अगर क्लास कुछ लोड करेगा तो मेमोरी भी चाहिए भाई उसको कहीं रखने के लिए। तो सेकेंड में आता है हम लोग का मेमोरी एरियाज, और फाइनली आता है आपका एग्जीक्यूशन इंजन, जो क्या करता है, फाइनली सारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है। ये आपका फाइनल प्रोसेस है। तो ये थ्री आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, ये आपका बेसिक है। और साथ में ही हम लोग पढ़े थे नेटिव मेथड्स के बारे में। क्या होता है कि अगर आप जावा में कोड कर रहे हैं लेकिन आपका कोई कोड सी या सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग नेटिव मेथड्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए भी जावा में, मतलब जेवीएम में एक स्पेशल फंक्शनैलिटी दिया गया है, नेटिव मेथड इंटरफेस। उससे हम लोग नेटिव मेथड को मैनेज करते हैं, और उसका भी अपना एक लाइब्रेरी होता है .dll। ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी बेसिक कहने का क्या मतलब है, जेवीएम के अंदर में हम लोग का बेसिकली आपका क्लास लोडर रहता है, मेमोरी एरिया रहता है, एग्जीक्यूशन इंजन रहता है, और नेटिव मेथड के लिए भी एक अलग से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज आता है। और इसके बाद ये जेवीएम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करता है कि क्या भाई तेरे पास मेमोरी है तो दो, मुझे काम करना है, वैसा फलाना फलाना बात करता है। तो ये जो हो गया आपका बेसिक जेवीएम का आर्किटेक्चर। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास लोडर और मेमोरी एरिया को डीप में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं क्लास लोडर में। तो देखिए क्लास लोडर का सिंपल है, क्या करना है, डॉट क्लास फाइल को लोड करना है, एज सिंपल। इसका एक ही टास्क है, मतलब है मल्टीपल टास्क, लेकिन इसका सबसे पहला टास्क क्या है कि भाई तुम डॉट क्लास फाइल को लोड करो, डॉट क्लास फाइल को लोड करो। अब ये डॉट क्लास फाइल क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपको गौर से समझने की बात है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अपना कुछ भी क्लास क्रिएट कर दिया। लेकिन ये जो क्लास है ये क्या है, कीवर्ड है, मैंने तो बोल दिया, मेरा बोलने से तो होगा नहीं। ये रूल जो है, ये क्लास लिखने से क्लास का कुछ प्रॉपर्टीज बनेगा, ये कहीं पे तो डिफाइन किया होगा, तो उसको भी तो सबसे पहले लोड करना होता है वो रूल्स को। तो तभी तो ये प्रोग्रामिंग समझेगा, नहीं तो यहाँ पर मैं तो अपना नाम लिख दूंगा, तो उससे क्या ये कीवर्ड बन जाएगा, नहीं बनेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि वो सारे के सारे प्री डिफाइंड चीज, वो सारे के सारे चीज जो हम लोग को रन टाइम के दौरान चाहिए, जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज, ये सब बहुत सारे पैकेज के अंदर में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट फीचर होता है जो हम लोग यूज करते हैं रन टाइम, वो आपका लोड किया जाता है। और वो जो लोड करता है वो करता है आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ये क्लास लोडर का काम है आपका आरटी, मतलब ये जो रन टाइम जार है जो हम लोग को चाहिए उसको लोड करना है, नहीं तो फिर हम लोग का कोई भी काम आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका रिक्वायर्ड है प्री डिफाइंड, उसको पहले लोड किया जाता है। तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो आप जाइएगा अपना सी ड्राइव के अंदर में, सी ड्राइव के अंदर में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में फिर से आप अगर आप जो भी जेडीके या ओपन जेडीके कुछ भी इंस्टॉल किए होंगे तो उसको जाइएगा, क्लिक कीजिएगा जेडीके के अंदर में। यहाँ पर आपको जेआरई के अंदर में आपको दिखने को मिल जाएगा, लाइब्रेरी के अंदर में आपको यहाँ पर एक आरटी नाम का एक देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका बेसिकली काम यही होता है कि भाई
अब तुम इसको लोड कर दो, तो ये आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर कर देता है। ये हो गया आपका पहला लोडिंग प्रोसेस। फिर सेकेंड में क्या होता है कि जावा के बहुत सारे फीचर बाद में भी आया था, ऐसा तो नहीं है कि जावा एक बार बना उसके बाद कोई एडिशनल फीचर आया नहीं। तो जो एडिशनल फीचर जावा में ऐड किया गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, तो उसके लिए भी एक आपका एक्सटेंशन क्लास लोडर का फंक्शनैलिटी भी ऐड किया गया, जो क्या करता है, जो एडिशनल फीचर जावा में बाद में आया है, वो जैसे कि वो प्रेजेंट होता है आपका JRE लाइव और EXT के अंदर में, तो वो उसको लोड करता है, मतलब उसके सारे के सारे डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। अगर इसको भी मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर तो RT है हम लोग का, और इसके अंदर में देखिए EXT फोल्डर के अंदर में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज जो भी आया है आपका बाद में, इसको यहाँ पर लोड कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्लास लोडर का सेकेंड पार्ट। फिर उसके बाद थर्ड में अगर आप जाएंगे तो देखिए ये हो गया एप्लीकेशन क्लास लोडर। अब यहाँ पर हम लोग का पिक्चर आता है, मैंने भी भाई कोड लिखा इतना मेहनत से, सिर्फ जावा वाले ने लिखा है क्या, मैं भी लिखा हूँ। तो ये सारे के सारे कोड जो आपका डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है कंपाइलेशन के बाद, अब इसका बारी होता है लोड होने का। तो ये अब आपका कोड लोड करना शुरू कर देगा, और बाय डिफॉल्ट आपका जो क्लास पाथ रहता है जहां से ये कोड को लोड किया जाएगा, जो भी आप डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर में आप काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट उसी में सेट रहता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लोडिंग फेज में देख लिया। लोडिंग फेज में क्या हम लोग कवर किए कि ये क्लास डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है सबसे फर्स्ट पे आता है, ये पेरेंट है, ये आपका पेरेंट हो गया, ये हो गया। फिर ये जो आपका एक्सटेंशन क्लास लोडर ये चाइल्ड हो जाएगा किसका, ऐसा है। और फिर ये जो आपका एप्लीकेशन क्लास लोडर ये आपका हो गया, ऐसे ये सीक्वेंस में जाता है, ये आपका जाता है फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और थर्ड एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अगर कोई भी क्लास को लोड करना है तो ये आपका बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के थ्रू चेक करेगा, मिला तो सही, नहीं तो फिर नेक्स्ट में जाएगा, मिला तो सही, नहीं तो फिर नेक्स्ट में जाएगा, मिला तो सही। अगर उसको वो क्लास फाइल नहीं मिला तो वो सीधे बोलेगा क्लास नॉट फाउंड, ऐसा करके आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो ये हम लोग, ये यहाँ पर आपका पेरेंट है, ये फिर चाइल्ड है, ये फिर पेरेंट भी है किसका है, ये एप्लीकेशन डेटा का, एप्लीकेशन क्लास लोडर का पेरेंट है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ये ऐसा कुछ इंटरलिंक है आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है जो मैंने सेकेंड पॉइंट बोला था, वो क्या था कि ये जो क्लास लोड करता था, भाई लोड करने का मतलब क्या होता है, क्या लोड कर रहा है। तो लोड करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी क्लास लोड किया जाता है तो क्लास लेवल इंफॉर्मेशन, क्लास लेवल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्लास का नेम, क्लास का तो अपना नेम होगा ना, हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो टेस्ट क्लास बनाए तो ये क्लास का नेम है अपना। यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी आपका इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस मेथड नहीं किया है, अगर होता तो वो भी क्या पता ये किसी का पेरेंट होता है, किसी का चाइल्ड होता है, इसके अंदर में क्या आपका कंस्ट्रक्टर है, क्या आपका मेथड है, जो भी रहते हैं। ये जो क्लास लेवल इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग का ये क्लास लेवल इंफॉर्मेशन है, जब क्लास लोड किया जाता है तो ये आपका मेथड एरिया में सबका सबको स्टोर कर दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ पर अभी समझने के ऐसा समझ लीजिए, अगर आप मानते हैं कि ये आपका मेथड एरिया है, अभी के लिए मैं इसको मेथड एरिया मान लेता हूं। तो देखिए मान लीजिए हम लोग के पास दो डॉट क्लास फाइल है, तो क्या करेगा ये आपका एक डॉट, आपका ये क्लास लेवल इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर देगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपका एक क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा। दो डॉट क्लास फाइल है तो ये आपका फाइल 1 के लिए कर दिया, आपका ये फाइल 2 के लिए, जो भी होगा क्लास लेवल इंफॉर्मेशन, क्लास नेम, वेरिएबल, उसके एक्सेस मॉडिफायर, जो भी होगा ये सारे के सारे यहाँ पर स्टोर कर देगा। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जीक्यूशन, जब भी क्लास लोड करेगा मेथड एरिया के अंदर में क्लास लेवल डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टास्क जो होता है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और वो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हीप मेमोरी में रहता है। ये आप लोग को देखने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, जल्दी से मैं इसको ब्लैक में कर देता हूं। तो देखिए ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ होता है, हीप मेमोरी में क्रिएट होता है। तो इसको मान लीजिए हीप मेमोरी अभी के लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप मेमोरी में, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जब भी क्लास लेवल इंफॉर्मेशन आपका लोड हो गया तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का रहता है, ये क्लास टाइप का रहता है। ये आपको डाउट लग रहा है कि मैंने क्या बोल दिया, इसको अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं। तो ये क्या करता है, ये इसको लिंक कर देता है, मतलब आपका जो क्लास लेवल इंफॉर्मेशन है आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ले सकते हैं। मतलब आप इस, अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपना क्लास के नेम, क्लास के वेरिएबल्स, क्लास के एक्सेस मॉडिफायर, अगर मैं ये सब चेक करना चाहता हूं प्रोग्रामिंग में, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। ये कब बना, जब क्लास लोड हुआ तो आपका JVM ऑटोमेटिकली आपके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे, प्लैनेट टाइप का, अर्थ टाइप का, टेस्ट टाइप का, वॉइड, ये जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे, तो उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन इसका जो टाइप है ये क्लास टाइप का, मतलब आप ऐसा कुछ सोच लीजिए कि ऐसा कोई जगह होगा जहां पर ये, मैं अब यहाँ पर इसको कर देता हूँ ब्लू, नहीं तो आप लोग को फिर यहाँ पर देखने में दिक्कत होगा। ऐसा कोई प्लेस होगा जहां पर ऐसा आपका डिफाइन किया हुआ क्लास,
यही होता है ना क्लास को डिफाइन करने का सिंटेक्स, क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम। तो यहाँ पर क्लास नेम ही क्लास है, तो ये आपका यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट किसका, क्लास टाइप का। इसको अभी हम लोग देखेंगे, चिंता मत कीजिए। ये अभी तक हम लोग का हो गया बेसिक कि क्या किया जाता है। सबसे पहला आपका नॉर्मल आपका डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा। सीक्वेंस याद रखिएगा, आपका ये जो 3 है आपका 1 ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा। कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है आपको पता चल गया है। और उसके बाद क्लास लेवल इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर देगा। फिर नेक्स्ट में क्या करेगा, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो होगा आपका क्लास टाइप का। अब उसके बाद क्लास लोडर का सिर्फ एक ही काम नहीं होता, क्लास लोडर का डिफरेंट काम भी होता है, जैसे कि लिंकेज। लिंकेज में क्या करता है, लिंकेज में आपका ये सबसे पहले बाइट कोड को वेरीफाई करता है। आपको याद होगा सिक्योरिटी में हम लोग पढ़े थे कि जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। क्यों, अगर आप बाइट कोड में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये यहाँ पर कैच कर लेगा और आपको यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, ऐसा करके एरर थ्रो कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, ये लिंकेज में मैनेज हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट में फिर क्या आता है आपका, ये आपका प्रिपेयर करता है, प्रिपेरेशन के एरिया होता है जहां पर आपके सारे के सारे जो भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे आपके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया जाता है। और देखिए जब मैं डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बोल रहा हूँ इनिशियलाइज कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए आपने कुछ वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल ऐसा कुछ बना दिया है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कुछ बना दिया है इंट num इक्वल टू 20, मैंने कुछ ऐसा बना दिया और ये हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा प्रिपेरेशन फेज में आपका ये num में डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देगा। ये num में डिफॉल्ट वैल्यू इंट का क्या होता है 0 स्टोर कर देगा। अब ये कहां पर स्टोर करेगा, मतलब किस मेमोरी में स्टोर करेगा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जावा 8 से पहले, मतलब जावा 8 से पहले ये आपका मेथड एरिया में ही करता था, यहाँ पर ही आपका लिखा था num बाय डिफॉल्ट 0। लेकिन जावा 8 से क्या किया गया, इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर, हीप एरिया में। और अब ये क्या करता है, स्टैटिक वेरिएबल को आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, ये हीप एरिया में ही स्टोर कर देता है। तो ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू के साथ स्टोर कर दिया, ये आपका हो गया सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे क्लास लोडर में तो क्या है, रिजॉल्व। रिजॉल्व में क्या होता है, देखिए रिजॉल्व में आपका सिंबॉलिक पैरामीटर रिजॉल्व होता है। सिंबॉलिक पैरामीटर मैंने क्या कह दिया, मान लीजिए आप 2 डिफरेंट क्लास बनाए, क्लास 1 और क्लास 2 मान लीजिए। तो हो सकता है कि क्लास 2 के अंदर का रेफरेंस या क्लास 2 के अंदर के कोई कांस्टेंट वेरिएबल आप क्या कर रहे हैं, क्लास 1 में यूज कर रहे हैं, राइट। हो सकता है, अभी हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस भी की है। अगर ऐसा कुछ हम लोग करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका ये जो रिजॉल्वेशन का फेज होता है इसमें ये रिजॉल्व करता है, ये जाता है मेथड एरिया में और उस पर्टिकुलर रेफरेंस को ये लेके आता है और ये आपका ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर ये आपका क्लास लोडर का फाइनल स्टेप है जो होता है इनिशियलाइज। आपका फर्स्ट था लोडिंग, उसके बाद था लिंकेज और था उसके बाद फाइनल इनिशियलाइज। लोडिंग में आपका 2 काम पड़ गया, क्या क्या काम पड़ गया, आपका मेमोरी एरिया का काम पड़ गया, उसमें खास करके मेथड एरिया और आपका हीप का काम पड़ गया। तो वो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब देखिए इनिशियलाइजेशन में क्या होता है। इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले आपका जो भी स्टैटिक वेरिएबल था उसमें आपने जो भी वैल्यू प्रोवाइड किया गया था तो वो वैल्यू को वो पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल में असाइन कर देगा। एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने क्या किया था, num को 20 किया था। तो इनिशियली क्या किया था, ये प्रिपरेशन फेज में आपका num में डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर का स्टोर कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, अब ये क्या करने वाला है, ये 0 को हटा देगा और जो वैल्यू आपने दिया था अब इसको कर देगा किसमें, ये इनिशियलाइजेशन फेज में ये ऐसा काम कर देगा। ये था पहला काम। सेकेंड काम क्या होता है, सेकेंड काम में होता है कि अगर आपका कोड में जितने भी स्टैटिक ब्लॉक होने वाले हैं उसको ये टॉप से बॉटम ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन फेज का सेकेंड टास्क। तो ये सारे के सारे क्लास लोडर के इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी थे जो हम लोग डिटेल्स में कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक डाउट हुआ था जो मैंने कहा था क्या, कि क्लास लेवल इंफॉर्मेशन मेथड एरिया में स्टोर किया जाता है। नो डाउट, उसमें तो कोई भी बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है क्लास टाइप का और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्लास इंफॉर्मेशन से लिंक रहता है जिसके थ्रू हम लोग क्लास का जो डिटेल्स था ये सारे के सारे हम लोग फेच कर सकते हैं। इसको जल्दी से चलिए इक्लिप्स में हम लोग एक बार जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से एक मैं यहाँ पर टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो जल्दी से टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट। तो मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग का टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये था बेसिक फंडामेंटल। अब वो जो ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा क्लास टाइप का उसको हम लोग कैसे यूज करें, तो देखिए उसको यूज करने के लिए आपका आता है टी डॉट गेट क्लास। देखिए यहाँ पर ये सजेशन दे दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिटर्न क्या कर रहा है, क्लास टाइप का आपका कुछ रिटर्न कर रहा है। तो अगर इसको मैं एंटर करूंगा तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको रिटर्न कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का था, क्लास टाइप का था। वो हम लोग अभी जस्ट देखें ये क्लास टाइप का था।
अगर इसको हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देते हैं SOUT system.out.println, तो फिलहाल के लिए तो हम लोग को यहाँ पर ये दिखा देगा टू स्ट्रिंग इसके अंदर में होता है, उसको चिंता मत कीजिए टू स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये फिलहाल के लिए ये दिखा देगा कि ये आपका जो किस टाइप का क्लास है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ये दिखा रहा है क्लास टेस्ट डॉट टेस्ट। तो हम लोग का ये टेस्ट क्लास है, टेस्ट पैकेज के अंदर में ये दिखा रहा है। हम लोग का मेन मुद्दा ये नहीं था, हम लोग का मेन मुद्दा क्या था कि इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास लेवल इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। क्लास लेवल इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है क्लास नेम, क्लास के एट्रीब्यूट्स, क्लास के ये, क्लास के वो, सारे के सारे चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस करता हूँ SOUT कंट्रोल स्पेस स्पेस। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, हम लोग यहाँ पर एक क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, क्लास C1 इक्वल टू ये जो आपका t.get क्लास है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, वो ऑब्जेक्ट का टाइप क्लास है। तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ये जो ऑब्जेक्ट था टेस्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है t.get क्लास, ये है क्लास टाइप का। तो टेस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग टेस्ट रेफरेंस में स्टोर कर रहे थे, तो क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग क्लास रेफरेंस में स्टोर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका java.lang पैकेज के अंदर में ये फाइनल है, इसको कोई हम लोग एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं। ये आपका हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्लास का नॉर्मल हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हम लोग का ये रेफरेंस वेरिएबल है इसके थ्रू अब देखिए हम लोग बहुत कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर जो चाहिए होगा अपने प्रोग्राम में हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि गेट नेम से क्या हो जाएगा, ये आपका क्लास नेम हम लोग को दे देगा कि ये किस टाइप का क्लास है। तो ये यहाँ पर अभी आउटपुट दे देगा आपका टेस्ट.टेस्ट। तो ये ऐसा कुछ दे दिया। साथ में अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कंट्रोल स्पेस कर दूं तो देखिए यहाँ पर गेट मॉडिफायर, गेट पैकेज नेम में ऑब्वियस सवाल टेस्ट मिल जाएगा, टाइप नेम, ये वो आपको जो भी चाहिए क्लास लेवल डेटा के इंफॉर्मेशन जो जेवीएम बनाया होगा जब क्लास लोडिंग किया गया होगा, तो ये आप यहाँ पर गैदर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक हाई लेवल में दिखा दिया, इसमें और भी बहुत कुछ है, आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए, सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो है क्लास लोडिंग का। तो क्लास लोडिंग हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग मेमोरी एरिया को डिटेल्स में जाकर देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए मेमोरी एरिया में हम लोग का मेथड एरिया में तो हम लोग समझ चुके हैं। मेथड एरिया में क्या रहता है, हम लोग क्लास लेवल डेटा रहता है, वो सारे के सारे जो भी था मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वो सारे के सारे चीज यहाँ रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका हीप में क्या रहता है, हम लोग बार बार सुन चुके हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी बनते हैं जावा में वो सब आपका हीप मेमोरी में बनता है। तो एरे भी ऑब्जेक्ट होता है वो भी बनेगा, मतलब सारे ऑब्जेक्ट आपके हीप मेमोरी में रहते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। मान लीजिए ऑल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया ऑल ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर में हम लोग को क्या हो गया, क्लास लेवल इंफॉर्मेशन। तो ये हम लोग को मिल गया यहाँ पर देखने के लिए। अब मेन टास्क शुरू होता है। मेन टास्क क्या है, देखिए अब क्या होता है, कभी भी कोई भी कोड को जब कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है एक थ्रेड बनाया जाता है। तो थ्रेड क्या होता है, उसको सुन के डरिए मत। थ्रेड आप बस सिंपल ये समझ लीजिए कि ये एक एरिया है या एक ऐसा मतलब एक रूल्स है जहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे क्या कोड रन हो रहा है। एग्जांपल के रूप में अगर आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए अभी के लिए आप क्या कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम, और साथ में आप क्या कर रहे हैं, वीडियो गेम भी खेल रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसके लिए एक थ्रेड बनाया जाएगा जिसके अंदर में म्यूजिक के सारे काम जो भी हो रहे होंगे, म्यूजिक में भी बहुत कुछ होता है ना, तो वो सारे के सारे चीज इसके अंदर में डिफाइन किए जाते होंगे। और वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर में भी बहुत कुछ होता है, उसमें भी आप किसी को मार रहे होंगे, किसी को कुछ कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज यहाँ पर होंगे। और सो ऑन, जितना भी काम करेंगे तो सबके लिए एक थ्रेड बनाया जाता है जावा में। थ्रेड को हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी बस समझ लीजिए कि हर एक कोड को जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं जावा में तो उसके लिए एक थ्रेड बनाया जाता है। ये आप अभी के लिए समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए जैसे कि आप थ्रेड बना देंगे तो थ्रेड में हम लोग का पीसी रजिस्टर रहता है, जावा स्टैक रहता है और नेटिव मेथड्स रहता है। क्या मैंने बोल दिया, चिंता नहीं करना। चलिए वापस इसमें आते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में क्या होता है कि आपका पीसी रजिस्टर रहता है। पीसी रजिस्टर में क्या होता है कि आपका जो करेंट टास्क एग्जीक्यूट किया जा रहा है थ्रेड में, कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा। थ्रेड बनाया मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। थ्रेड स्लिप भी करता है अलग बात है, लेकिन ये मान के चलिए कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। तो अगर कुछ ना कुछ काम हो रहा है तो वो काम कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, हम लोग को भाई इसका इंफॉर्मेशन तो रखना पड़ेगा। इसको मान लीजिए आप क्या, मैनेजर। पीसी रजिस्टर को आप मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम लोग पीसी रजिस्टर, तो ये हम लोग का बन गया मैनेजर, जो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि थ्रेड में क्या एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये आपका करेंट एग्जीक्यूशन का इंस्ट्रक्शन एड्रेस ये सबका सब स्टोर करता है, नहीं तो भाई पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। तो ये आपका हो गया सिंपल पीसी रजिस्टर का काम।
तो अगर मान लीजिए मल्टीपल थ्रेड है तो यहाँ पर भी आपका पीसी रजिस्टर होगा जो इसका करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा। वीडियो गेम भी तो चल ही रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, तो दोनों का करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर किया होगा और सो ऑन, सारे के सारे का जो भी होगा पीसी थ्रेड आपका यहाँ पर करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देगा। अब देखिए ये तो पीसी रजिस्टर तो हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या उसके बाद जावा स्टैक। जावा स्टैक मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई मेथड को कॉल किए होंगे या मेथड को एग्जीक्यूट किए होंगे, जैसे कि हम लोग के लिए जेवीएम क्या करता है, इंटरनली मेन मेथड कॉल कर देता है, तो जब भी मेथड कॉलिंग होता है तो एक स्टैक बनाया जाता है। एक स्टैक बनाया जाता है जब भी मेथड कॉलिंग होता है, और वो स्टैक के अंदर में क्या होता है, मेथड क्या था, मेथड के अंदर में क्या रहता है, मेथड के अंदर में हम लोग का सेट ऑफ कोड रहता है। मान लेते हैं यहाँ पर इंट a = 10, ऐसा करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, बहुत सारे वेरिएबल रहेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शन, सारे वेरिएबल आपका कहाँ पर रहता है, ये स्टैक में स्टोर हो जाता है, ये आपका स्टैक में स्टोर हो जाता है। तो ये सारे डेटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, देखिए अब हो सकता है मेथड, मान लेते हैं मेथड m1 है, अब इसके अंदर में आप क्या कर रहे हैं, मेथड m2 को कॉल कर रहे होंगे, हम लोग किए भी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। फिर उसके बाद मेथड m2 है, उसके अंदर में आप क्या कर रहे हो कि मेथड m3 को कॉल कर रहे होंगे। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है और ये सो ऑन चलते चल जाएंगे। तो अगर मेथड 1 मेथड 2 को कॉल कर रहा है तो ये स्टैक को क्या किया जाएगा, आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक न्यू स्टैक बना दिया जाता है, किसके लिए, मेथड 2। और फिर से वही बात, मेथड 2 के अंदर में उसके अपने वेरिएबल होंगे, सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, तो वो यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है, मेथड 2 के अंदर में फिर मेथड 3 को कॉलिंग किया जा रहा है। तो ये सो ऑन चलते रहेंगे। यहाँ पर आपको मेथड 3 के लिए देखने को मिल जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शन, सेम डिफरेंट थ्रेड के लिए भी। यहाँ भी अगर कोई मेथड एग्जीक्यूट किया गया होगा तो यहाँ पर भी ये स्टैक बनाएगा, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद अगर मेथड किसी और को कॉल कर रहा है, आपको यहाँ पर ये कॉलिंग चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, मिलते हुए चला जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आप 1000 मेथड को कॉल कर रहे होंगे, मेथड के अंदर, मेथड के अंदर, मेथड के अंदर, मेथड के अंदर मेथड, तो हो सकता है कि ये जो स्टैक है इसका मेमोरी लिमिट रहता है बाय डिफॉल्ट, जहां तक मुझे याद है 64 MB। अगर ये पार कर जा रहा है तो आपको मिल जाएगा क्या, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो ये आप याद रखिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर मिल जाएगा। तो ये चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ये पैरामीटर भी यहाँ पर डिफाइंड है। और हीप के लिए भी सेम बात है, अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो ये हीप में भी आउट ऑफ मेमोरी का एरर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझ लिया, स्टैक के बारे में समझ लिया। और मान लीजिए कि M1 क्या किया, M2 को कॉल किया, M2 क्या किया, M3 कॉल किया, M3 का काम खत्म हो गया। जैसे M3 का काम खत्म हुआ, ये स्टैक जो था ये डिलीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद M2 काम खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद M1 भी फाइनली खत्म हो जाएगा। तो अब ये जो कंप्लीट, ये जो डिस्ट्रॉय किया गया, ये कौन करेगा, आपको ऑब्वियस सा बात है जेवीएम करेगा। और एक बार जब ये सारे के सारे चीज डिस्ट्रॉय कर दिए गए, पीसी इंस्ट्रक्शन में भी आप कुछ नहीं रहने वाला। क्यों कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि आप यहाँ पर तो कोई करंट टास्क एग्जीक्यूट किया ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या स्टोर करेगा। याद रखिएगा, पीसी रजिस्टर में आपका नेटिव मेथड का एग्जीक्यूशन का एड्रेस यहाँ पर स्टोर नहीं किया जाता, उसके लिए अनडिफाइंड हो जाता है। नॉर्मल सारे मेथड के लिए जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका यहाँ पर एड्रेस को स्टोर कर दिया जाता है। तो अब क्या होगा, अब सारे काम, सारे टास्क कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम का मान लीजिए वीएलसी मीडिया जो भी होगा, मतलब वो अगर कंप्लीट हो गया तो वो क्लोज हो जाता है और ये थ्रेड भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये काम खत्म। सेम होगा सारे थ्रेड के लिए, जो जो जैसे खत्म होते हुए जाएगा ये अपने आप डिस्ट्रॉय होते हुए आगे बढ़ जाएगा, एज सिंपल। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक था नेटिव मेथड स्टैक। स्टैक का मतलब हम लोग क्या समझे थे, सिंपल, जब भी मेथड कॉलिंग होगा तो एक पर्टिकुलर स्टैक मेमोरी एरिया में वो एक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और उसके बाद उसके अंदर में सारे वेरिएबल जो भी मेथड के अंदर में सब यहाँ पर यूज किया जाएगा। सेम प्रोसेस में अगर मेथड के अंदर मेथड कॉलिंग हो रहा है तो फिर से ये स्टैक बनाएगा। ये था आपका नॉर्मल मेथड के लिए। लेकिन नेटिव मेथड के लिए, अगर आप नेटिव मेथड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका अपकमिंग वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक की नेटिव मेथड्स मतलब वो सारे मेथड जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए, जैसे सी, C++ और हम लोग जावा में यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप कुछ वैसा काम कर रहे हैं जो नेटिव मेथड का कुछ कॉलिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपका क्या बनता है, नेटिव मेथड स्टैक। नेटिव मेथड स्टैक, उसके अंदर में जो भी वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे इस स्टैक के अंदर में आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो ये आपका यहाँ पर याद रखना है, मेथड एरिया क्या होता है, हीप क्या होता है, पीसी रजिस्टर क्या होता है, जावा स्टैक क्या होता है, और नेटिव मेथड स्टैक क्या होता है। ये आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि देखिए, ये हम लोग क्या देखें, हर एक टास्क के लिए अपना थ्रेड बनता है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, तो इसीलिए क्या किया गया कि कोई भी थ्रेड एक दूसरे के काम को नहीं देख पाएगा। अगर म्यूजिक सिस्टम में मान लीजिए वेरिएबल a = 20 है मान लीजिए, और यहाँ पर वेरिएबल b = 60 है, अभी के लिए ऐसा कुछ मान लीजिए। अगर वीडियो गेम चाहता है, ये थ्रेड चाहता है कि मैं a का वैल्यू को इसमें यूज कर लूं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी थ्रेड एक दूसरे के चीज को ना देख पाएगा, ना एग्जीक्यूट कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा।
इसीलिए हम लोगों का ये जो जावा स्टैक है, नेटिव मेथड स्टैक है और पीसी रजिस्टर है, ये सब क्या है, थ्रेड सेफ है। थ्रेड सेफ मतलब कि कोई भी थ्रेड एक दूसरे के चीज को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर आप मेथड एरिया और हीप एरिया का बात करेंगे तो ये आपका थ्रेड सेफ नहीं है, ये आपका कॉमन है सारे के सारे थ्रेड के लिए। ये सब लोग एक दूसरे को, मतलब ये थ्रेड चाहे तो इसका देख सकता है, ये ऑब्जेक्ट ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है। तो आपका ये जो है हीप मेमोरी और आपका जो मेथड एरिया है, याद रखिए ये थ्रेड सेफ नहीं है। और ये जो पीसी रजिस्टर है, स्टैक है और नेटिव मेथड स्टैक है, ये सब हर एक थ्रेड के लिए बनाया जाता है, इसीलिए ये थ्रेड सेफ है। कोई भी थ्रेड एक दूसरे के वेरिएबल ये सारी चीज को नहीं देख पाएगा, ये तीनों के केस में। तो हम लोगों ने आज 2 इंपॉर्टेंट चीज को कवर कर लिया है। इसमें कवर करने के लिए तो और भी लास्ट में एग्जीक्यूशन इंजन है जो मेन है, अभी वीडियो लंबा हो गया है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो हम लोग क्लास लोडर, मेमोरी एरिया के बारे में कम से कम तो इतना समझ गए कि अब हम लोग इंटरनल फ्लो इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं नोट्स में और जल्दी से यहाँ समअप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर JVM आर्किटेक्चर के बारे में तो हम लोग क्लियर हो चुके हैं, क्लास लोडर को हम लोग डिटेल्स में कवर कर लिया है। और उसके बाद जो भी प्रवचन मैंने दिया यहाँ पर लिख दिया आप लोग का रेफरेंस के लिए, नोट्स मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास लोडर ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंकिंग सेक्शन क्या होता है नहीं होता है, ये सारे के सारे इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पर मेथड एरिया के बारे में भी 5 मेमोरी एरिया जो भी हम लोग पढ़े थे, ये सारे के सारे यहाँ पर है। कौन थ्रेड सेफ है, कौन थ्रेड सेफ नहीं है, तो ये सब आप नोट से रेफर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।